नमस्कार, आप देख रहे हैं तिब्बत टीवी के हिंदी प्रसारण। इस सप्ताह के प्रमुख समाचार। परम पावन दलाई लामा जी द्वारा गांधीन छंगसे मठ में आयोजित बौद्ध दर्शन पर विचार गोष्ठी को संबोधन। विभिन्न मठों द्वारा दीर्घ आयु जीवन हेतु प्रार्थना के दौरान परम पावन दलाई लामा जी को 113 वर्ष दीर्घायु का विश्वास। परम पावन दलाई लामा जी ने बोध गया स्थित महाबोधि मंदिर के दर्शन किए। कोर ग्रुप फॉर तिब्बतन कॉज द्वारा प्रथम अखिल भारतीय तिब्बत सम्मेलन की 60वीं वर्षगांठ का आयोजन। केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के सीक्योंग डॉक्टर लोब्संग सांगे का कर्नाटक स्थित मोनकोट का द्वारा। चीन सरकार द्वारा तिब्बत की राजधानी ल्हासा में तिब्बती धार्मिक महोत्सव पर नई प्रतिबंध। निर्वासित तिब्बती सांसद का तिब्बतन आवासीय कॉलोनी और तिब्बती स्वेटर विक्रेताओं से संपर्क अभियान संपन्न। चीनी विद्वानों तथा लोकतांत्रिक नेताओं द्वारा परम पावन दलाई लामा जी के पुनर्जन्म में चीनी हस्तक्षेप खारिज। अब सुनिए समाचार विस्तार से। परम पावन दलाई लामा जी ने कर्नाटक के मुनकोट में स्थित गांधीन छंगसे मठ में आयोजित बौद्ध दर्शन पर विचार गोष्ठी को संबोधित किया। इस विचार गोष्ठी में 2000 से अधिक भिक्षुओं ने भाग लिया। अपने संबोधन में उन्होंने बताया कि अगर हम अपने भीतर मन की शांति और मानवता की एकता को विकसित करने का प्रयास करते हैं तो हम एक खुशहाल और शांतिपूर्ण दुनिया बना सकते हैं। उन्होंने कहा कि हालांकि हम तिब्बती भारत में गत 60 साल से निर्वासन में रह रहे हैं, फिर भी हम काफ़ी हद तक अपनी और दूसरों की मदद करने में सफल रहे हैं। जब हम धर्म की उन्नति की बात करते हैं तो हम मठों और मूर्तियों के निर्माण के साथ ही धार्मिक शिक्षा को व्यवहार में अपनाना होगा। परम पावन दलाई लामा जी के गांधीन छंगसे मठ के सभागार पर गांधीन तथा ड्रेपुंग मठ के पीठाधीश द्वारा भव्य स्वागत किया गया। इस दीर्घायु प्रार्थना समारोह में गांधीन मठ के पीठाधीश शर्पा और छंगसे छोजे, पूर्व गांधीन ट्रिपा रिंगजोंग रिम्पोचे, छोनांग ग्यालसप लिंग रिम्पोचे, तक्सा कुंडे लिंग रिम्पोचे, ड्रेपुंग पीठाधीश तथा निर्वासन में तिब्बती लोकतंत्र के सीक्योंग मुख्य न्यायाधीश एवं तिब्बती सांसद के अध्यक्ष शामिल थे। परम पावन दलाई लामा जी ने दीर्घ आयु समारोह से पूर्व श्रद्धालुओं को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि आज गांधीन, ड्रेपुंग एवं सेरा मठों के भिक्षु और केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के प्रतिनिधि उपस्थित हैं। इसलिए इस शुभ अवसर पर मैं दीक्षा के दौरान आशीर्वाद प्राप्त करने वाला पारंपरिक वस्त्र पहनकर आया हूँ। उन्होंने कहा कि हमें सभी प्राणियों के कल्याण हेतु आजीवन सेवा करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि वह 7 अरब मनुष्य की सेवा के लिए प्रतिबद्ध हूँ और इसका लाभ भी दिखाई दे रहा है। अपने उद्बोधन में परम पावन दलाई लामा जी ने बताया कि प्रथम दलाई लामा गेंदिन रूप के समय से दलाई लामा और पाल्देन लामो के बीच गहरे संबंध रहे हैं। एक सपने में पाल्देन लामो ने मुझे बताया कि मैं 110 साल तक जीवित रहूंगा। इसी तरह एक दूसरे सपने में मैं 13 सीढ़ी चढ़ा था, जिससे मेरा अनुमान है कि मैं 113 साल तक जीवित रहूंगा। इसी प्रकार महान बौद्ध चिंतक ठुल्शिक रिम्पोचे ने मुझे थांगदोंग नरेश की तरह 125 वर्ष जीवित रहने की शुभकामना दी थी। परम पावन दलाई लामा जी के इस घोषणा का श्रद्धालुओं द्वारा हर्ष उल्लास के साथ स्वागत किया गया। परम पावन दलाई लामा जी 12 दिनों के मुनकोट कर्नाटक में प्रवचन और विचार गोष्ठी का कार्यक्रम संपन्न होने के बाद 24 दिसंबर को बोध गया बिहार के लिए प्रस्थान कर गए। परम पावन दलाई लामा जी के बोध गया में आगमन के बाद महाबोधि मंदिर में पूजा अर्चना की तथा बोधि वृक्ष को नमन किया। उनके आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए महाबोधि मंदिर में सैकड़ों श्रद्धालुओं उपस्थित थे। उन्होंने बोधि वृक्ष के नीचे पूजा कर विश्व में शांति और भाईचारा की कामना की। इस अवसर पर उन्होंने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि चीन पारंपरिक रूप से बौद्ध देश है।
वहाँ पिछले कई दशकों में बौद्धों की संख्या में उत्साहजनक वृद्धि हुई है। हम बौद्ध तिब्बतियों के पास सत्य की शक्ति है, जबकि चीनी कम्युनिस्टों के पास बंदूक की ताकत है। अंततः जीत सच्चाई की होती है। China traditionally Buddhist country. Now today, I think the biggest number of Buddhist population in China. Many sort of Chinese Buddhists now they really following Tibetan Buddhism. They say many scholars, some Chinese university. You see, I think that about 3 years ago, one Peking University carried a survey how many Buddhists in China. Then they conclude, their report mentioned about the 300 million Buddhists, and many of these Buddhists are educated. This is official sort of report. Then since then, the Buddhist population in China increasing. So things are changing now. And many of the Chinese, they consider Tibetan Buddhism is truly Nalanda tradition, and that tradition is very scientific religion. So now there are truth. We have truth, power of truth. Chinese communist power of gun. Long run, power of truth is much stronger than power of gun. Okay. परम पावन दलाई लामा जी 9 वर्ष में 2 से 6 जनवरी तक बोध गया में प्रवचन देंगे। लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी के नेतृत्व में 30 से 31 मई 1959 को कलकत्ता में आयोजित प्रथम अखिल भारतीय तिब्बत सम्मेलन के 60वीं वर्षगांठ की उपलक्ष्य में कोर ग्रुप फॉर तिब्बतन कॉज द्वारा 26 दिसंबर 2019 को कलकत्ता में तिब्बत पर सार्वजनिक सम्मेलन का आयोजन किया गया। यह सम्मेलन दिल्ली स्थित भारत तिब्बत समन्वय केंद्र के सहयोग से आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन में भारत स्थित विभिन्न तिब्बत समर्थक संगठनों के प्रतिनिधियों सहित स्थानीय तिब्बत समर्थक भी भारी संख्या में शामिल थे। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल आदरणीय श्री जगदीप धनगर जी के मुख्य आतिथ्य में संपन्न इस सम्मेलन में विशेष अतिथि केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के सिक्योंग डॉक्टर लोब्सांग संगे, सम्मानित अतिथि निर्वासन तिब्बती संसद के अध्यक्ष श्री पेमा जुंगने, सांसद श्री स्वपन दास गुप्ता, सांसद श्री राजू बिस्ता, कोर ग्रुप फॉर तिब्बतन कॉज के राष्ट्रीय संयोजक श्री RK खिरमे तथा अन्य गणमान्य लोग भी शामिल थे। अपने संबोधन में मुख्य अतिथि माननीय श्री जगदीप धनगर ने कहा कि तिब्बती लोगों तथा तिब्बती संघर्ष के प्रति भारतीयों के दिल में सच्ची श्रद्धा और सम्मान है। यह भारत सरकार और भारतीय लोगों का तिब्बतियों के लिए एक छोटा सा योगदान है। इसलिए मुझे ये विश्वास है कि भारत में तिब्बत समर्थक संगठनों द्वारा तिब्बत के प्रति चलाए जा रहे आंदोलन को जल्द ही सफलता मिलेगी। अपने संबोधन में सिक्योंग डॉक्टर सांगे ने कहा कि 60 साल पहले लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी के नेतृत्व में 30 से 31 मई 1959 में अखिल भारतीय तिब्बत सम्मेलन का कलकत्ता में आयोजन हुआ था। उसी साल मार्च में परम पावन दलाई लामा जी और उनके साथ लगभग 85,000 तिब्बती भारत पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि तिब्बत पर चीनी आक्रमण के कारण भारत के प्रसिद्ध सामाजिक नेताओं जैसे जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, दीनदयाल उपाध्याय, आचार्य JB कृपलानी, अटल बिहारी वाजपेयी, जॉर्ज फर्नांडिस आदि राजनेताओं एवं चिंतकों ने संसद तथा अन्य सभी मंचों पर तिब्बत के प्रश्न को गहराई से उठाया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि तिब्बत पर चीन के अवैध कब्जे के कारण भारत सरकार को अपनी सीमा सुरक्षा के लिए बहुत राशि खर्च करनी पड़ रही है। प्रसन्नता की बात है कि भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने मेक इन इंडिया को प्रोत्साहित किया है। असल में मेक इन इंडिया तिब्बत का आंदोलन है, क्योंकि तिब्बती धर्म, भाषा, संस्कृति, सीमा तथा तिब्बत का अहिंसक आंदोलन सभी भारत की ही देन है। इसीलिए
परम पावन दलाई लामा जी हमेशा ये कहते हैं कि भारत हमारा गुरु है और हम उसके चेला। अतः तिब्बत समस्या का समाधान भारत के नैतिक, सामाजिक, राजनीतिक तथा भौगोलिक हित में है। Jayaprakash Narayan ji, at that time, Ram Mohan Lohia ji, Kripalani ji, all of them said same thing. Deen Dayal Upadhyaya ji, all of them said the same thing. We cannot trust the Communist Party of China. Today, Tibet is invaded and occupied. Tomorrow, it could be India or any of the South Asian countries. Now the reality is, Indian government has to spend billions of dollars defending border. अपने संबोधन में अध्यक्ष श्री पेमा जुंगने ने कहा कि मैं तिब्बत के भीतर और निर्वासन में रह रहे तिब्बतियों की ओर से आप सभी का तिब्बत के प्रति अटूट समर्थन के लिए धन्यवाद प्रकट करता हूं। उन्होंने बताया कि पिछले 60 वर्षों से तिब्बती आंदोलन और तिब्बती पहचान को बचाए रखने के लिए भारत सरकार और भारतीय जनता द्वारा समर्थन के लिए आभार व्यक्त किया। सम्मेलन का आयोजक कोर ग्रुप फॉर तिब्बतन कॉज के राष्ट्रीय संयोजक श्री आर के खिरमे ने कहा कि 1959 में हिज होलीनेस 14 दलाई लामा भारत में 31 मार्च को पहुंचे थे। उसके बाद में उनका विधिवत उस समय के सरकार ने भारत में शरण दिया और हमें रिकॉर्ड से मालूम हुआ है कि तिब्बत सपोर्ट का उस समय में तिब्बत अब चाइना ने इलीगली फोर्सफुली उन्होंने कब्जा कर लिया है, तो इसको मुक्ति दिलाने के लिए या उसको काम को कराने के लिए पूरे हिंदुस्तान और से यहाँ जयप्रकाश नारायण जी ने कोलकाता में 1959 मई महीने में फर्स्ट तिब्बत कन्वेंशन यहाँ हुआ था। केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के सीक्योंग डॉक्टर लोब्सांग सांगे ने मोनकोट स्थित गांधीन मठ के आमंत्रण पर जे रिम्पोचे जीवन विचार पर अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी, जे चोंगखपा के 600वें महापरिनिर्वाण वर्षगांठ तथा परम पावन दलाई लामा जी को दीर्घ आयु प्रार्थना समारोह में भाग लिया। उनके मोनकोट आगमन पर भिक्षुओं तथा तिब्बती लोगों द्वारा हार्दिक स्वागत किया गया। मोनकोट यात्रा के दौरान सीक्योंग डॉक्टर सांगे द्वारा दोगुलिंग तिब्बती अस्पताल के नव निर्मित स्टाफ क्वार्टर का उद्घाटन किया गया। अपने उद्घाटन भाषण में उन्होंने विमला संघ के डेबी कारिना और इटाली स्थित इटालियन बौद्ध संघ के सकारात्मक योगदान की प्रशंसा की। उन्होंने विशेषकर डेबी द्वारा निर्वासन में तिब्बतियों के प्रति पिछले 34 वर्षों से सहयोग देने के लिए धन्यवाद प्रकट किया। गत 22 दिसंबर 2019 को सीक्योंग डॉक्टर सांगे ने मुनकोट स्थित संबोडा तिब्बती स्कूल के शिक्षकगण, कर्मचारियों तथा छात्रों को संबोधित किया। स्कूल में आगमन पर प्रधानाचार्य तथा छात्रों द्वारा तिब्बती परंपरा के तहत उनका स्वागत किया गया। इस अवसर पर उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि आज की तिब्बती युवा पीढ़ी तिब्बती संघर्ष का भविष्य है। उन्होंने अपने प्रेरणापूर्ण भाषण में विद्यार्थियों से अनुशासित रहकर अध्ययन करने तथा जिम्मेदार तिब्बती नागरिक बनने का सुझाव दिया। स्थानीय सूत्रों के अनुसार तिब्बत की राजधानी ल्हासा में चीनी अधिकारियों द्वारा तिब्बतियों को वार्षिक उत्सव मनाने पर नए प्रतिबंध लगाए गए हैं। इस वर्ष के गांधीन गमचे महोत्सव तिब्बती बौद्ध धर्म के गेलुक परंपरा के संस्थापक जे चोंगखपा के 600वें महापरिनिर्वाण वर्षगांठ है। यह दिन तिब्बती भिक्षु ल्हासा के 3 मुख्य मठों में मोमबत्ती जलाकर प्रार्थना करते हैं। हाल ही में दक्षिण भारत स्थित गांधीन मठ में परम पावन दलाई लामा जी के उदार उपस्थिति में बड़े पैमाने पर यह महोत्सव मनाया गया था। रेडियो फ्री एशिया को एक स्थानीय तिब्बती ने बताया है कि हाल में चीन सरकार के नए आदेश अनुसार ल्हासा में तिब्बती छात्रों, विद्यालय की शिक्षकगण तथा सरकारी कर्मचारियों को धार्मिक समारोह में भाग लेने से रोका गया है। सूत्रों ने कहा कि चीन सरकार द्वारा तिब्बती छात्रों को धार्मिक कार्यक्रमों में भाग लेने से रोकने की ये प्रयास साल के शुरू से ही जारी है। कई महत्वपूर्ण तिब्बती छुट्टियां जिनमें
तिब्बती जन क्रांति दिवस भी शामिल है, सरकार द्वारा रद्द कर दी गई है। इसके जरिए चीनी प्रशासन तिब्बती युवा पीढ़ी का साजिश पूर्वक चीनीकरण कर रही है। निर्वासित तिब्बती संसद के सदस्य श्रीमती डोल्मा छिरिंग और श्री थुंडुप टाशी ने आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के विजयवाड़ा, अमरावती, हैदराबाद, वरंगल, सिकंदराबाद आदि शहरों का दौरा किया। इस दौरान स्थानीय तिब्बती स्वेटर विक्रेताओं द्वारा उनका परंपरागत तरीके से हर जगह स्वागत किया गया। उन्होंने अपने संपर्क अभियान के दौरान स्थानीय विधायक, पूर्व विधायक, जिला आयुक्त, नगर आयुक्त, महापौर, पुलिस अधीक्षक तथा स्थानीय गणमान्य व्यक्तियों से मुलाकात की तथा तिब्बती समुदाय को सहयोग एवं समर्थन देने के लिए उनके प्रति आभार व्यक्त किया। इसके साथ ही उन्होंने तिब्बत के वर्तमान स्थिति से अवगत कराया। इसी के साथ ही निर्वासित तिब्बती सांसदों श्रीमती यूटन उकाथांग और श्री टाशी थुंडुप ने पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग, सोनाटा, मिरिक, कुरसोंग तथा गुम स्थित तिब्बती आवासीय कॉलोनी का दौरा किया। वहां उन्होंने तिब्बतियों की पीड़ा सुनी तथा उन्हें आश्वस्त किया कि निर्वासित तिब्बती सरकार उनकी समस्याओं को दूर करने के लिए समुचित उपाय कर रही है। वाशिंगटन स्थित तिब्बत कार्यालय द्वारा चीनी आउटरीच कार्यक्रम के तहत न्यूयॉर्क चीन तिब्बत वार्ता 2019 का आयोजन किया गया। इसमें प्रसिद्ध चीनी विद्वान और लोकतांत्रिक नेता, जिनमें बेजिंग स्प्रिंग के पूर्व मुख्य संपादक श्री हु पेंग, चीनी लोकतांत्रिक नेता श्री छेन पो खोंग, वेंग डेन, वू केशी, वेंग जुनतो आदि के नाम प्रमुख है शामिल थे। इसमें चीनी लोकतांत्रिक पार्टी की राष्ट्रीय समिति, चाइना डेमोक्रेटिक पार्टी नेशनल कमेटी आदि संस्थाएं के प्रतिभागियों भी सक्रिय रूप से शामिल थे। इस अवसर पर श्री हु पेंग ने अमेरिका में रह रहे प्रसिद्ध चीनी विद्वानों और लोकतांत्रिक नेताओं के संयुक्त बयान को जारी करते हुए बताया कि परम पावन दलाई लामा जी के पुनर्जन्म में चीन सरकार के हस्तक्षेप को पूरी तरह से अस्वीकार है। यह पूर्णतः तिब्बती धार्मिक मामला है और इस पर अंतिम निर्णायक शक्ति केवल परम पावन दलाई लामा के ही पास है। उन्होंने बताया कि हम समस्त प्रतिभागी तिब्बतियों की बुनियादी मानवाधिकार, संस्कृति, धार्मिक एवं पर्यावरणीय संबंधी संरक्षण का पूरी तरह से समर्थन करते हैं। उन्होंने प्रस्तावित मध्यम मार्ग नीति का समर्थन करते हुए तिब्बत समस्या के समाधान की अपील की। इसी के साथ आज का समाचार यही समाप्त होता है। धन्यवाद।